वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग मॉर्निंग इन स्पोर्ट्स कैफे। दोस्तों, हम इंडियंस को बहुत ज़्यादा जो पसंद है वो है एक तो स्पोर्ट्स और उस पर करना बातें। जी हाँ, आज हम इसी बारे में बातें करेंगे, वो भी हमारे एक्सपर्ट से, स्पोर्ट्स एक्सपर्ट से। मैं तो कहूँगी ये एक लग्जरी है कि हम स्पोर्ट्स के बारे में चर्चा करते हैं, वो भी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट से। साथ ही साथ हम बात करेंगे न्यूट्रिशन के बारे में, क्योंकि स्पोर्ट्स और फिटनेस को अलग किया ही नहीं जा सकता। जहाँ स्पोर्ट्स की बात होगी वहीं वहाँ फिटनेस की बात तो ज़रूर होगी। और आपको बताएंगे कुछ दिलचस्प बातें, यानी कि हिस्ट्री में क्या हुआ था आज के दिन खास। सबसे पहले हम स्वागत करते हैं अपने एक्सपर्ट का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हमारे साथ हैं शैलेश जी, जो कि एक स्पोर्ट्स एक्सपर्ट है, स्पोर्ट्स ऑब्जर्वर हैं और बहुत गहरी नज़र रखते हैं स्पोर्ट्स के ऊपर। चलिए अब नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पीवी सिंधु समीर वर्मा विंस टाइटल ऑफ सैयद मोदी इंटरनेशनल जीपीजी फाइनल। India win by 7 runs. Bumrah supreme final over level 20 T20 series. UP Wizards thrash Kalinga Lancers 10-0 in Hockey League, Indian League. Sania Mirza, Evan Dowding faced defeat in Australian Open mixed doubles final. ये थी headlines. अब हम बात करते हैं अपनी पहली जो हमारी न्यूज़ है, जो सबसे बड़ी न्यूज़ थी और सब इसी के बारे में बात कर रहे थे। चलते हैं, देखते हैं क्या है वो और उसके बारे में फिर करेंगे चर्चा। सिंधु एंड समीर ट्रम्प सेट सैयद मोदी। सिंधु ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। सिंधु क्लिंचेस मोदी क्राउन, सेट साइट्स ऑन ऑल इंग्लैंड। बहुत ही ब्यूटीफुल, टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये खबर दी है। बहुत ही ब्यूटीफुल मैच था, बहुत ही शानदार तरीके से सिंधु ने जो है इसमें अपना परफॉर्मेंस दिखाया। ये हिंदुस्तान टाइम्स की न्यूज़ है। सिंधु समीर ट्रम्प्स इन सैयद मोदी ग्रैंड प्रिक्स। पीवी सिंधु और समीर वर्मा चैंपियन बने, पनप्पा फाइनल में हारी। हिंदुस्तान की ये न्यूज़ है। अमर उजाला ने भी इसी को हाईलाइट किया है और कहा है कि सिंधु और समीर ने मोदी बैडमिंटन में जीते खिताब। जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस की है सिंधु ने और हर जगह वो ही छाई हुई हैं। दैनिक भास्कर ने भी इसी न्यूज़ पे हाईलाइट करते हुए कहा है कि सिंधु और समीर बने चैंपियन। बहुत ही शानदार मैच था। सिंधु से जैसी उम्मीद की जा रही थी वैसा ही प्रदर्शन उन्होंने कर दिखाया। हालांकि समीर थोड़े जूझते हुए दिखाई दिए, पर फाइनली जीत हमारी ही हुई और इंडिया के लिए एक बहुत ही प्राउड मोमेंट है। सर, मैं ये जानना चाहूँगी आपकी क्या राय है इस पे कि जो सिंधु है उनसे एक बहुत उम्मीदें जग गई हैं इंडियंस को। एक कहते हैं ना, एक उभरता हुआ टैलेंट है, सबका लगाव उनकी तरफ है और उनकी परफॉर्मेंस को देखें, उनकी टेक्निक्स को देखें तो हारना तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, वो जीतना ही था उनको और उसी तरीके से उन्होंने खेला, बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया। आप क्या कहेंगे इस टूर्नामेंट में? अगर सिंधु हारती तो अपनी ही वजह से हारती, क्योंकि सिंधु से बड़ा प्लेयर इस टूर्नामेंट में कोई नहीं था। और फाइनल भी अगर देखें तो सिंधु वर्ल्ड नंबर 9 है और जिनको उन्होंने हराया वर्ल्ड नंबर 120 हैं। तो एक तरह से अपकमिंग प्लेयर हैं और सैयद मोदी ग्रां प्री एक तरह से आपको साल की तैयारी के लिए एक तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंधु के लिए साल का पहला टूर्नामेंट है और हमेशा जब आप साल की शुरुआत करते हैं जीत के साथ करते हैं, वो एक आपके लिए अच्छी फीलिंग के साथ आता है। तो इस टूर्नामेंट में अगर साइना खेलती तो अलग बात थी। साइना क्योंकि नहीं खेली तो सिंधु अपना खराब खेल कर ही इस टूर्नामेंट में हार सकती थी, क्योंकि उनके आसपास भी कोई नहीं है अगर आप स्तर के हिसाब से देखें। क्योंकि पिछले 6 महीने में सिंधु अपकमिंग से वो टॉप प्लेयर आ गई हैं, क्योंकि ओलंपिक से लेके पिछले 2016 उनके लिए बहुत ही कमाल का साल था। तो अब वो टॉप प्लेयर हैं और टॉप प्लेयर को हराना इतना आसान नहीं होता। लड़कों में ज़रूर आप कह सकते हैं कि भारत का, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा है, भारत के टॉप प्लेयर दुनिया में काफ़ी ज़्यादा हैं। आप देखिए, श्रीकांत हैं, साई प्रणीत हैं, समीर वर्मा हैं जिन्होंने टाइटल जीता, उसके अलावा अजय जयराम हैं, पी कश्यप हैं। तो आपके पास उस तरह का पूल है जहां पे आप वर्ल्ड क्लास प्लेयर के साथ हैं। तो समीर वर्मा पिछले साल भी अच्छा टूर्नामेंट, अच्छा परफॉर्मेंस उन्होंने किया था, इस बार भी उन्होंने अच्छी शुरुआत की है। कुल मिला के ये बहुत ही प्राउड मोमेंट सब इंडियंस के लिए कहा जाएगा। ये बहुत ही ब्यूटीफुल मैचेस थे जो थे और सिंधु की तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। बिल्कुल सही कहा आपने। अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी खबर की ओर, जो आ रही है क्रिकेट से, क्रिकेट जगत से। डाउन टू द वायर, मेल टुडे ने ये खबर दी है। बहुत ही बेहतरीन मैच था कल, ब्यूटीफुली खेली इंडिया टीम। पिछले कहेंगे कि पिछले टाइम का जो बदला था वो उन्होंने ले लिया। द टाइम्स ऑफ इंडिया की ये है, बुमराह एंड नेहरा चॉक इंग्लैंड आउट। बिल्कुल,
बिल्कुल, नेहरा ने एकदम ये मैच जो है जो उनका एक्सपीरियंस है उससे जिताया है। हिंदुस्तान टाइम्स भी कह रहे हैं कि नेहरा बुमराह हेल्प इंडिया टू स्टे अलाइव। बिल्कुल एक तरीके से हारता हुआ मैच जो है उन्होंने जिता दिया है। द इंडियन एक्सप्रेस की ये न्यूज़ आ रही है, एट द डेथ बुमराह कीप्स इंडिया अलाइव। बिल्कुल उनको अलाइव, इंडिया को अलाइव रखने में बुमराह का बहुत बड़ा हाथ है। हिंदुस्तान की ये न्यूज़ है, टीम इंडिया की 5 रन से रोमांचक जीत। अमर उजाला ने भी इसी न्यूज़ को हाईलाइट किया है। हर जगह जो है बुमराह छाए हुए हैं। बुमराह ने दिलाई अंतिम ओवर में रोमांचक जीत। दैनिक भास्कर कह रहे हैं 10 साल में घर में सबसे छोटे स्कोर को डिफेंड कर जीती टीम इंडिया। बिल्कुल बहुत ही ब्यूटीफुल मैच था, शानदार पारी खेली गई, पर जितनी उम्मीद थी शायद उससे कहीं चूक हो गई, थोड़ी चूक हो गई। अभी कुछ ही हाल ही में एक सहवाग जी ने ट्वीट किया था जो बहुत ट्रेंडिंग हुआ था। उन्होंने कहा था कि इंग्लैंड ने दुगना लगान जो है वसूल लिया, पर मुझे लगता है कि इस बार हमने सिर्फ लगान छुड़ाने में ही कामयाब रहे। जितनी उम्मीद थी इंडिया से उतना वो प्रदर्शन अच्छा कर नहीं पाई। T20 में पिछला मैच भी कोई बहुत अच्छा नहीं था और हम हार गए थे। और 144, हालांकि नागपुर की पिच उस तरह की नहीं जो नॉर्मली T20 की पिच जिस तरह की होती है, आप जहां पे उम्मीद करते हैं 170 175 का स्कोर, उस तरह की पिच नहीं थी। यहाँ पे खेलना थोड़ा मुश्किल था, बल्लेबाजी थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन ये उम्मीद की जा रही थी कि स्पिनर शायद बड़ा रोल प्ले करेंगे। और यहाँ फ़र्क ये हुआ है कि फास्ट बॉलर ने ज़्यादा बड़ा रोल प्ले किया है, क्योंकि आशीष नेहरा का जो सेकंड ओवर था उन्होंने 2 गेंद पे 2 विकेट लिया, वहाँ से एक तरह से उन्होंने मैच को सेट किया। और आखिरी ओवर अगर T20 में 8 रन बनाने हो तो ज्यादातर मैच में कोई भी कहेगा कि सामने वाली टीम जीत जाएगी, क्योंकि 8 रन बनाना इतना मुश्किल नहीं होता। थोड़ा सा भारत को किस्मत का भी साथ मिला, क्योंकि जो रूट का जो विकेट था, टीम है हमारी, कहा जाए तो एकदम आपके पास एक्सपीरियंस प्लेयर्स भी हैं, आपके पास सीनियर्स हैं, नया ब्लड, नया खून भी है, स्किल्स भी हैं, टेक्निक्स भी हैं, फिर भी इस तरीके का प्रदर्शन थोड़ा निराश कर देता है। देखिए, आपने टेस्ट जीता बहुत अच्छी तरीके से, वनडे जीता, और काफ़ी नए खिलाड़ी हैं। आप देखिए अश्विन नहीं है, रविंद्र जडेजा नहीं है, कई सारे खिलाड़ियों को रेस्ट दिया गया है इस सीरीज़ से। तो आप कुछ नए खिलाड़ियों को ट्राई कर रहे हैं। आपके पास जो स्पेशलिस्ट ओपनर हैं रोहित शर्मा, वो नहीं खेल रहे हैं, जिनकी वजह से आपको विराट कोहली को ओपन करना पड़ रहा है। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। एक्सपेरिमेंट के बावजूद आप जीते हैं, ये बड़ी बात है। लेकिन ये ज़रूर है कि बिल्कुल हारते हारते जीते हैं, और किस्मत थोड़ा सा भारत के साथ रही, जिसकी वजह से। आप राहुल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि मुझे लगता है जो कल का मैच जिताया है उसमें राहुल का बहुत बड़ा हाथ है, और इतनी अच्छे तरीके से उन्होंने पारी खेली, सारा मैच संभाला। एक तरीके से बैटिंग देखा जाए तो पूरी जिम्मेदारी उनके ऊपर आ गई थी। तो उनकी टेक्निक्स और स्किल के बारे में आप थोड़ा डिटेल में देखिए। जहाँ पे पिच मुश्किल हो वहाँ पे आपको टिक के खेलना पड़ता है, और एक तरफ से लगातार विकेट गिर रहे थे। कई बार जिन लोगों को T20 की आदत हो गई चौके छक्के की, उनको लग रहा होगा कि ये बहुत तेज क्यों नहीं खेल रहा है, लेकिन उस समय राहुल को वहाँ पे टिकना जरूरी था और अपनी पारी को बिल्ड करना जरूरी था। आप अगर देखिए वो 71 रन की जो पारी है, बहुत ही क्रूशियल पारी है। हालांकि उसके बावजूद अगर बुमराह का आखिरी ओवर नहीं होता तो हम हार जाते, लेकिन वो पारी थी जिसने कम से कम हमको 144 तक पहुंचाया, आपको डिफेंड करने लायक एक टोटल दिया। तो बहुत ही कमाल की पारी है। और राहुल, क्रिकेट तो एक ऐसा टॉपिक है जिस पे बातें करें तो खत्म ही नहीं होगी, क्योंकि हम सब इंडियंस का फेवरेट जो है स्पोर्ट है। पर हमें अपनी अगली खबर की तरफ बढ़ना है, तो चलिए नजर डालते हैं कि क्या है हमारी अगली खबर। मेल टुडे कहते हैं विजर्ड्स थ्रैश लैंसर्स। बिल्कुल विजर्ड्स की तरह ही काम किया है यूपी विजर्ड्स ने, एकदम विजर्ड्स की तरह, जादूगर की तरह ये मैच जीता है। टाइम्स ऑफ इंडिया भी यही कह रहा है कि विजर्ड्स रोम टू 10-0 विक्ट्री ओवर लैंसर। हिंदुस्तान टाइम्स में यूपी विजर्ड्स थ्रैश कलिंगा लैंसर्स 10-0। बहुत ही शानदार तरीके से खेले हैं यूपी विजर्ड्स, एकदम जादूगर की तरह। जो उनका नाम है उनको साकार किया है, उस नाम को साकार किया है। हिंदुस्तान ने भी यही न्यूज़ को हाईलाइट करते हुए कहा है कि यूपी ने लैंसर्स को 10-0 से धोया, एकदम धो दिया था, क्योंकि इतना ब्यूटीफुल मैच ये उन्होंने खेला है। अमर उजाला कहते हैं इंडियन हॉकी लीग में यूपी ने कलिंगा लैंसर्स को 10-0 से रौंदा। एकदम कहेंगे जो रौंदा वर्ड यूज किया है वो एकदम परफेक्टली किया है, क्योंकि 10-0, वाओ व्हाट अ स्कोर।
आप क्या कहेंगे सर, इतना ब्यूटीफुल मैच, एक तरफा मैच था पूरा? बिल्कुल एक तरफा मैच था, लेकिन हमको एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि नॉर्मल जो इंटरनेशनल हॉकी मैच होते हैं और हॉकी इंडिया लीग में एक फ़र्क है। यहाँ पे अगर आप एक फील्ड गोल करते हैं तो आपको 2 गोल मिलते हैं, तो अगर आपने 4 फील्ड गोल किए तो आपको 8 गोल मिले। तो वो जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है। आपको लगता है कि 10 गोल बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन वो एग्जैक्टली 10 गोल नहीं है अगर आप इंटरनेशनल मैच खेलेंगे। लेकिन अभी हॉकी इंडिया लीग की अभी शुरुआत है, दबंग मुंबई बहुत अच्छा खेल रही है, वो टॉप पे चल रही है, और यूपी विजर्ड्स एक तरह से अभी शुरुआत कर रहे हैं, और वो उनको अभी रवां होने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन टीम उनकी बहुत अच्छी है। उनके पास फॉरवर्ड बहुत अच्छे हैं, आकाशदीप और रमनदीप जिन्होंने गोल किया है, और गोल पोस्ट पे आपके पास टीजेश हैं जो दुनिया के बेस्ट गोलकीपर्स में से एक माने जाते हैं। तो बहुत अच्छी टीम है, लेकिन अभी 1 महीने का समय है करीब, तो काफी अभी दूरी तय करनी है। जैसी टीम को हरा के जो उन्होंने साबित किया है, वो साबित कर दिया है कि वो किसी से कम नहीं है, और वो कभी भी कमबैक जो था उनका वो कर दिया है उन्होंने। लैंसर जो अपने आप में एक चैंपियन टीम थी, बिल्कुल उनको बहुत कैसे अच्छी हरा, टीम, बहुत क्या अच्छी टीम। टेक्निक्स के बारे में थोड़ा हम बताएं अगर देखिए, बात करें तो। जब लीग होती है 1-1.25 महीने लीग चलती है, तो उस समय कोई भी टीम लगातार अपनी परफॉर्मेंस टॉप पे नहीं रख पाती, कई बार उनकी परफॉर्मेंस नीचे आती है। तो कोच ने किस तरह डिसाइड किया है कि वो किस तरीके से आगे जाएंगे, क्योंकि आपको रोज ट्रैवल करना पड़ता है, आपको लगातार खेलना पड़ता है उस समय, जबकि हॉकी मैचेस एक जगह होते हैं। कोई भी टूर्नामेंट अगर आप देखें तो एक शहर में होते हैं, वहाँ आपको ट्रैवल नहीं करना पड़ता। वो सारी थकान और स्ट्रेटेजी, जब आप लंबा टूर्नामेंट खेलते हैं तो आपको कब आपको पीक पे आना है, वो कोच की एक प्लानिंग होती है। तो शायद अभी शुरुआती राउंड है, और 4 टीमें जब आपको सेमीफाइनल में पहुंचनी है तो आपको उतना एफर्ट नहीं करना है, 6 में से 4 टीमें पहुंचनी है। तो एक कोच की एक रणनीति होगी कि उनको किस तरह से खेलना। जी चलिए शैलेश जी, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं जो टेनिस की दुनिया से आ रही है। मेल टुडे कहते हैं सानिया डॉडिंग पेयर फॉल्टर्स इन द फाइनल राउंड। जी हाँ, हार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई। मुझे लगता है सानिया जी से भी नहीं हुई और हम लोगों से भी नहीं हुई, बहुत उम्मीदें थी। द टाइम्स ऑफ इंडिया कहते हैं सानिया डॉडिंग लूज इन मिक्स डबल फाइनल। जीत के इतने करीब आके हारना बिल्कुल पसंद नहीं आता और बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बहुत निराश कर जाता है दर्शकों को भी। हिंदुस्तान टाइम्स कहते हैं सानिया डॉडिंग फेल टू क्रॉस फाइनल। दूसरी बार है जहां ये सानिया और ये जो उनकी पेयर है डॉडिंग, ये फाइनल तक आए पर जीते नहीं। इंडियन एक्सप्रेस भी कहते हैं सानिया लूजेस। और बहुत टक्कर का मुकाबला था, बहुत मेहनत की है सानिया ने यहाँ तक पहुँचने के लिए और शानदार तरीके से खेली भी है। हिंदुस्तान भी कहते हैं सानिया 7वें ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने से चूकी। अमर उजाला भी इसी न्यूज़ पे थोड़ा एम्फेसिस देते हुए कहते हैं कि 7वें ग्रैंड स्लैम खिताब से चूकी सानिया मिर्जा। दैनिक भास्कर कहते हैं सानिया डॉडिंग की जोड़ी हारी। सानिया और डॉडिंग का जो ये मुकाबला था, फाइनल तक आके जब हार जाते हैं तो बहुत निराशाजनक एक माहौल हो जाता है दर्शकों के बीच में भी, और प्लेयर्स तो आई एम श्योर उनको तो बहुत डिसअपॉइंटमेंट होता ही होगा। शैलेश जी, आपको क्या लगता है कि किस वजह से हारी? क्योंकि ये दूसरी बार है कि वो फाइनल में आने के बाद, जीत के इतने पास होने के बावजूद जो है उनके हाथ से मैच चला जाता है। देखिए, एक्सपीरियंस बहुत है सानिया मिर्जा को, लेकिन कई बार आपका दिन नहीं होता, और बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत टक्कर का मैच हुआ। वो एक तरह से वन साइडेड मैच कह सकते हैं, सीधे सेट में सानिया हारी हैं। तो कई बार, और बल्कि इससे पहले भी सानिया और डोडिग उस तरह के परफॉर्मेंस उनका नहीं था इस टूर्नामेंट में। अगर कुछ और मैचेस देखें, जिस सानिया को हम लोग जानते हैं, क्योंकि पिछला जो मैच था उसमें भी जो अपोनेंट थे उन्होंने सानिया की सर्विस पे अटैक किया था, क्योंकि उनको लग रहा था कि सानिया की सर्विस तोड़ना ज़्यादा आसान है। तो थोड़ा सा दिक्कत इस टूर्नामेंट में रही है। उसके बावजूद ये जोड़ी फाइनल तक पहुंची, ये बड़ी बात है। और जाहिर है जो कुछ गलतियां हैं उसको दूर करके सानिया अगले जो टूर्नामेंट है, फ्रेंच ओपन, अगला ग्रैंड स्लैम होगा, उसमें वो गलतियां दूर करना चाहेंगी। लेकिन कई बार आपका दिन नहीं होता, और ये कह सकते हैं कि सानिया डोडिग का दिन ये नहीं था। जी चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर, जो कि बहुत बड़ी न्यूज़ थी कल की। सब होठों पे यही बात थी, नडाल और फेडरर के बारे में। चलिए देखते हैं और क्या क्या कहते हैं अखबार इसके बारे में, वो देखते हैं। मेल टुडे कहता है इनक्रेडिबल, बिल्कुल इनक्रेडिबल था ये मैच, ब्यूटीफुल मैच था, रोमांचक मैच था। द टाइम्स ऑफ इंडिया कहता है फॉरएवर 18, यस ही इज फॉरएवर 18। फेडरर जो कि सभी की दिलों के धड़कन हैं, इतना अच्छा प्रदर्शन उनका इस उम्र में रहा कि फॉरएवर 18 कहना तो बनता ही है। हिंदुस्तान टाइम्स कहते हैं फेडरर एंड्स इन 10-year वेट इन एपिक फाइनल। बिल्कुल 10 साल का इंतजार उन्होंने दूर कराया दर्शकों का। द इंडियन एक्सप्रेस कहते हैं द लेजेंड रीबॉर्न। मुझे तो लगता है रीबॉर्न नहीं, वो कभी खत्म हुए ही नहीं थे। वो इतने टैलेंटेड हैं कि उनका जो मैच है, उनकी जो फॉलोइंग है वो हमेशा बरकरार थी। हिंदुस्तान कहता है
राफेल को हरा फेडरर ने पूरा किया सपना, अपना भी और आई एम श्योर दर्शकों का सपना उन्होंने पूरा किया है। अमर उजाला कहते हैं ग्रैंड चैंपियन फेडरर बिल्कुल चैंपियन है, वो सभी के दिलों के चैंपियन है और अपने खेल के चैंपियन तो वो है ही। ऑस्ट्रेलियन ओपन चल रहा है। 35 साल के फेडरर को 5 साल बाद ग्रैंड स्लैम खिताब, 35 के वो हो चुके हैं, पर जो उनकी फिटनेस है वो 18 की ही है। बिल्कुल इतने यंग तरीके से खेलते हैं, जिस उम्र में सारे स्पोर्ट्समैन रिटायरमेंट लेने लगते हैं, वहां जो है फेडरर जीत हासिल कर कर एक नया जो है उन्होंने मुकाम सेटअप कर दिया है। और इसी के बारे में हम बात करेंगे शैलेश जी से। शैलेश जी, फेडरर जो है सभी के दिलों के धड़कन, मेरे पर्सनल बहुत फेवरेट हैं और कल सभी के होठों पे ये बात थी, क्रिकेट के बावजूद सब लोग जो है फेडरर के बारे में बात कर रहे थे। आप क्या कहेंगे, इस उम्र में भी इतना ब्यूटीफुल जो परफॉर्मेंस उन्होंने दिया है? देखिए, वो आपके ही फेवरेट नहीं है, शायद स्विट्जरलैंड से ज़्यादा लोग उनको भारत में पसंद करते होंगे, क्योंकि भारत की जितनी आबादी है उसमें फेडरर के फैन स्विट्जरलैंड से ज़्यादा होंगे, जो उनका देश है। और फेडरर 17वीं सीट थे और जैसा कल उन्होंने मैच के बाद खुद भी कहा कि 4 महीने पहले अगर मैं और नडाल सोचते तो मैं कभी उम्मीद नहीं कर सकता था कि मैं फाइनल में पहुंचूंगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग मान रहे थे, हम लोगों के भी दिलों में उम्मीदें थी, लेकिन वो उम्मीद अलग चीज़ होती है आपका। जब अगर आप कल भी किसी से पूछ रहे थे तो वो यही कह रहा था कि दिल कह रहा है फेडरर जीतेंगे, दिमाग कह रहा है नडाल जीतेंगे, लेकिन एक जो ड्रीम फाइनल जिसको हम लोग मान रहे थे, वो ड्रीम परफॉर्मेंस फेडरर ने की। जिस तरह का उन्होंने ग्राउंड स्ट्रोक खेले, वो वाकई 35 साल की उम्र के नहीं लग रहे थे, वाकई 18 साल की उम्र के लग रहे थे। और ऐसा लग रहा है कि अभी उनमें काफी टेनिस बचा है और वो भूख बची है, वो एंजॉयमेंट बचा है जो आपको चैंपियन बनाता है। क्या लगता है कि नडाल का क्या कमी रह गई और बहुत ग्रेसफुली उन्होंने जो है हार ली है, क्योंकि उनको पता था कि उनका मुकाबला चैंपियन से हो रहा है और जो अगर वो हारे भी हैं तो किसी चैंपियन से हारे हैं। बिल्कुल, और आप ये मत कहिए कि इसमें किसकी कमी रह गई है, कहिए कि कौन बेहतर था। हाँ, फेडरर थोड़ा बेहतर साबित हुए जहां पे ज़्यादा ज़रूरत थी। अनफोर्स एरर उन्होंने कम किए नडाल के मुकाबले, और नडाल आप देखिए चौथे सेट तक जहां पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी पॉइंट की, वहां उन्होंने अपना खेल अचानक ऊपर उठाया। ये नडाल की खासियत है। अंत तक हम पता नहीं लगा सकते थे कि कौन जीतेगा। बिल्कुल सही बात है, और उस लिहाज से देखा जाए तो एक चैंपियन की तरह दोनों खेले और दोनों में से किसी एक को हारना पड़ता है। और बिल्कुल सही दोनों ने कहा। फेडरर ने कहा कि अगर मैं हार जाता तो मुझे दुख नहीं होता, क्योंकि मैं नडाल से हारा। जिस तरह का खेल वो खेल रहे थे, उनसे हारने में भी कोई शर्म की बात नहीं है। नडाल ने कहा कि फेडरर डिजर्व करते थे, मैं हारना डिजर्व करता था। तो ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दोनों ने दिखाई और इस मैच को भी दिखाया कि किस तरह का मैच था। मुझे लगता है इसी वजह से शायद वो लोग इतने फेमस भी हैं, अपने दर्शकों में भी बहुत फेमस है, क्योंकि उनका नेचर, उनकी परफॉर्मेंस, एवरीथिंग इज बेस्ट। देखिए, आप फेडरर जैसा दूसरा खिलाड़ी नहीं आएगा। आप एंडी मरे को पसंद करें, आप जोकोविच को पसंद करें, लेकिन जो फैन फॉलोइंग फेडरर की इंडिया में है, उस तरह की फैन फॉलोइंग मैं फेडरर से बहुत इंस्पायर हूं, आई एम श्योर आप भी होंगे। उनकी जैसी फिटनेस बरकरार रखने के लिए हमें भी फिटनेस पे बात करनी पड़ेगी, क्योंकि स्पोर्ट्स और फिटनेस को अलग नहीं किया जा सकता, न्यूट्रिशन को अलग नहीं किया जा सकता। अगर आप फिट रहना चाहते हैं, अच्छी सेहत चाहते हैं, तो न्यूट्रिशन पे ध्यान जरूर देना पड़ेगा। चलिए चलते हैं, बानी डॉक्टर हमारी बानी है। जब हमने बात की थी, बताया था आपको कि हम जाएंगे डॉक्टर बानी से बात करने जाएंगे, और मैंने उनसे बात की और जानी बहुत ब्यूटीफुल बातें न्यूट्रिशन के बारे में, वो हम आपको भी बताएंगे। शैलेश जी, चलते हैं डॉक्टर बानी के पास। डॉक्टर बानी, हमने बात की ब्रेकफास्ट की, हमने बात की लंच की और हमने बात की स्नैक्स की, लेकिन हम डिनर को भी बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते हैं। डिनर कई बार होता है कि जिनकी लेट नाइट शिफ्ट्स होती है, या कहिए कि ग्रेवयार्ड शिफ्ट्स भी लोग करते हैं, पूरी रात काम करना पड़ता है, तो उसमें भूख लगना बहुत कॉमन सी चीज़ है और उसको खाना आप अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि जब रात को आप काम कर रहे हैं तो भूख तो लगेगी और कुछ खाना भी पड़ेगा। तो उसमें क्विक ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, चिप्स, हम पैकेट्स खोलते हैं एंड वी जस्ट ग्रैब इट। तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप ये बताइए कि डिनर जब लेट नाइट शिफ्ट्स हैं तो उनके लिए भी हम क्या ऑप्शंस रख सकते हैं, और जो ग्रेवयार्ड शिफ्ट्स हैं, जो पूरी रात जागते हैं, उनके लिए भी क्या ऑप्शंस हैं? See, देखिए, dinner is a very important aspect of your day's meal. So the dinner has to be consumed at the right time. Right. ठीक है, अब आप irrespective आप घर पे आ गए हैं या आप ग्रेवयार्ड शिफ्ट में काम कर रहे हैं, डिनर को तो राइट टाइम पे खाना ही पड़ेगा। इन केस और डिनर में एक चीज़ ये ज़रूरी है कि डिनर को लाइट रखना चाहिए जी। डिनर बिकॉज आफ्टर दैट वी आर स्लीपिंग, तो बॉडी नीड्स टाइम टू डाइजेस्ट। और हमारे साथ क्या हो रहा है इन दिस फास्ट लाइफ,
हमारा डिनर यूजुअली द हेवीएस्ट मील बन जाता है। राइट होता ये कि लाइक पेरेंट्स आर वर्किंग, children are going to either to school or to college to study. So dinner is one meal where the family meets. Right. So usually what happens is that the dinner is the heaviest meal और उसके बाद हम लोग कोई एक्टिविटी नहीं करते, डिनर खाते हैं और सो जाते हैं. So this has also resulted in a lot of problems like weight gain and acidity and heartburn. Right. So therefore it is important कि हम डिनर थोड़ा जल्दी खा लें, उसको लाइट रखें. That is one. सेकेंडली आपने पूछा कि जो ग्रेवयार्ड शिफ्ट्स कर रहे हैं, जो लेट नाइट काम करते हैं, उनके लिए भी मेरा तो यही सजेशन रहेगा कि वो डिनर तो एटलीस्ट टाइम पे खा लें, क्योंकि रात भर में खाना इज़ नॉट नॉर्मल फॉर आवर बॉडी. इनफैक्ट वर्किंग इन द नाइट और कीपिंग योरसेल्फ अवेक इन द नाइट, वो भी इज़ नॉट नॉर्मल फॉर आवर बॉडी, वो भी ठीक नहीं है. पर अगर उनको भूख लग रही है काम करते करते, तो वही हेल्दी ऑप्शंस जो हमने पहले बात करी है वही अपने पास रखें. बिकॉज़ ये चिप्स खाना और कोल्ड ड्रिंक ले लेना और या कॉफ़ी ले लेना अपने आप को जगाने के लिए, ये बिल्कुल हार्मफुल है. और ये जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह हम पीते हैं, ये सब हिडन सोर्सेज ऑफ शुगर कहलाते हैं जी. क्योंकि एक अगर कैन ऑफ कोल्ड ड्रिंक अगर हम लें तो उसी में 7-8 चम्मच चीनी आ जाता है. So which is definitely going to add up to your calorie content for the whole day, and these are all harmful calories. We call them zero calories because these are not giving you anything else except calories. Right. So these foods are harmful. They will be detrimental. धीरे धीरे ये add on करेंगे आपके weight को और ये बाद में जाके बहुत problems create कर सकता है. डॉक्टर बानी, हमने कई बार देखा, ये मेरा खुद का एक पर्सनल क्वेश्चन भी है कि हम क्या करते हैं जब हमें ज़्यादा टाइम के लिए काम करना होता है या ज़्यादा वर्किंग आवर्स होते हैं, तो अपने आप को एक्टिव रखने के लिए, फ्रेश रखने के लिए हम लोग कॉफ़ी और चाय बहुत ज़्यादा लेते हैं. ये कई बार देखते हैं कि हर आधे घंटे में हम लोग चाय कॉफ़ी पी ले रहे हैं. और आजकल यंगस्टर्स भी हमने देखा है मार्केट में काफ़ी सारे ऐसे ड्रिंक आ रहे हैं जो एनर्जी ड्रिंक्स बोल के बिकते हैं और लोग उनको इनटेक करते हैं कि हम ज़्यादा देर तक काम कर सकें. तो क्या वो उसे लेने से बॉडी में कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं या वो कितने हद तक हम उसको कंज्यूम कर सकते हैं? See, these so-called energy drinks, caffeinated drinks, caffeinated beverages जो ये कहलाती हैं, ये हार्मफुल हैं. ये डेफिनेटली एनर्जी प्रोवाइड, एक एनर्जी स्पर्ट ज़रूर प्रोवाइड करते हैं. और दे आर ऑल्सो कॉल्ड दोज लो कैलोरी ड्रिंक्स. तो इसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर्स एडेड होते हैं. तो ये हार्मफुल हैं. इनका लॉन्ग रन में यूजेज बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है, स्पेशली फॉर यंगस्टर्स. टू सम एक्सटेंट समटाइम्स कभी कभी पी लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अपने आप को अलर्ट करने के लिए पानी पी लें. समटाइम्स बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है तो उसमें लगता है कि थकावट महसूस होने लगती है, तो खूब सारा पानी पी लें, नींबू पानी पी लें, चीनी डाल लें, नमक डाल लें, अपना सॉल्ट और वाटर बैलेंस को मेंटेन रखें. ये एडवाइजेबल डेफिनेटली नहीं है कि बहुत सारी कॉफ़ी लें और बहुत सारे ये एनर्जी ड्रिंक्स लेने लगे, स्पेशली फॉर यंगस्टर्स. तो दोस्तों, हमने सीखा कि कैसे हम बिजी रहते हुए भी, ऑक्यूपाइड रहते हुए भी एक हेल्दी डाइट को अपनी लाइफ में अपना सकते हैं. डॉक्टर बानी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे शो में आए और आपने इतनी अच्छी अच्छी जानकारियां हमें दी. दोस्तों, अब चलते हैं आचार्य विराज के पास, जो हमें देंगे एक क्विक आयुर्वेदिक टिप जिससे आप घर बैठे ही अपना इलाज कर सकते हैं. आयुर्वेद के विषय में हम जहाँ पर बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा किचन एक जो बहुत बड़ा अपने आप में एक आयुर्वेदिक सेंटर है, उसी का सबसे पहले नंबर आता है. हमारे एथलीट भाई बहनों को अक्सर इंजरी से परेशान कहीं ना कहीं होना पड़ता है, तो उसके लिए सबसे पहले हम बात करेंगे अपने गार्लिक लहसुन की. लहसुन से अपना इलाज कैसे करें, उसके लिए आज हम बात करेंगे. गार्लिक हमारी हड्डियों को जोड़ने वाला है. गार्लिक का प्रयोग हम एक कली सुबह शाम नॉर्मल पानी के साथ उसको निगल कर कर सकते हैं, या हम अपने तड़के के अंदर उस गार्लिक का प्रयोग करके भी हम उसका लाभ ले सकते हैं. इसके साथ साथ गार्लिक हमारे समस्त हृदय रोगों का नाश करता है. चाहे हम कोलेस्ट्रॉल की समस्या से परेशान हैं, चाहे हम हृदय की अन्य किसी समस्या से परेशान हैं, जिन भाई बहनों को ये समस्या है वो भी सुबह एम्प्टी स्टमक एक कली छील करके नॉर्मल पानी के साथ उसको निगलें. ध्यान रहे उसको चबाना नहीं है, उसको केवल निगलना है. ऐसा वो 1 महीना लगातार प्रयोग करें. उनका कोलेस्ट्रॉल ठीक होगा,
उनके हार्ट के ब्लॉकेज तक भी ठीक होंगे। किसी भी प्रकार के डॉक्टर के पास उनको जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसके साथ साथ लहसुन हमारी जठराग्नि को प्रदीप्त करता है। जिन भाई बहनों को अपचन की समस्या है, जिन भाई बहनों का भोजन ठीक प्रकार से पच नहीं पाता, जिनको आंव की समस्या है, वो भी अपने भोजन के अंदर गार्लिक का समावेश करके अपनी इस अपचन और जठराग्नि, मंद जठराग्नि की समस्या को दूर कर सकते हैं। इसके साथ साथ जिन भाई बहनों को अस्थमेटिक समस्या की समस्या है, वो भी अपना गार्लिक के द्वारा इसी प्रकार प्रयोग करके खाने के साथ या एक कली सुबह गुनगुने पानी के साथ निगल करके अपनी अस्थमेटिक या श्वास से संबंधित अन्य किसी समस्या का समाधान अपने किचन से कर सकते हैं। इसके साथ साथ लहसुन के द्वारा हम अपनी बुद्धि का विकास भी कर सकते हैं। जिन बच्चों का बुद्धि का विकास पूर्णतः नहीं हो पाता, उन बच्चों को भी हम लहसुन का प्रयोग करा करके उनकी बुद्धि का अच्छे से भली भांति विकास हम कर सकते हैं। हमारा जो शरीर चलता है वो वात, पित्त और कफ के द्वारा चलता है। वात होता है 80 प्रकार का, पित्त होता है 40 प्रकार का और कफ होता है 20 प्रकार का। तो वात के द्वारा हमारे शरीर के अंदर जितने भी दर्द आते हैं वो सब वात से संबंधित होते हैं। तो लहसुन अकेला हमारे सभी 80 प्रकार के दर्दों का नाश करने में सक्षम है। जिन भाई बहनों को जॉइंट्स पेन की समस्या है, जिन एथलीट भाई बहनों को अन्य किसी प्रकार की हड्डियों की कोई समस्या है, मांस में कोई चोट लगी है, वो दर्द ठीक नहीं हो पा रहा, तो वो भी भाई बहन अपने भोजन के अंदर लहसुन का प्रयोग करके अपने दर्दों को ठीक कर सकते हैं। विशेष कर जिनकी हड्डी पहले कभी टूटी है, वो ठीक नहीं हो पा रही, तो उसका 4-5 लहसुन लेकर के उसका एक पेस्ट वो बनाएं और टूटे हुए स्थान पर उसको थोड़ा गर्म करके वहाँ पर रात को पट्टी बांध करके वो सो जाएं। 5 से 7 दिन ऐसा वो प्रयोग अगर लगातार करेंगे, उनका कितना भी पुराना दर्द है वो निश्चित रूप से उनका दर्द ठीक हो जाएगा। इसके साथ साथ जिन बच्चों को, जिन बड़े बुजुर्गों को, जिन भाई बहनों को बार बार ज्वर से अर्थात फीवर से परेशानी हो रही है, वो भी इस लहसुन के द्वारा अपने किसी भी प्रकार के पुराने से पुराने ज्वर को अर्थात बुखार को ठीक कर सकते हैं। उसका भी प्रयोग करने का वही तरीका रहेगा, या तो वो भोजन के अंदर अपने लहसुन की मात्रा को बढ़ा दें, या मैंने जैसे पहले बताया था, एक कली वो सुबह शाम गुनगुने पानी के साथ निगल लें। ध्यान रहे उसको चबाना नहीं है, उसको हमें केवल निगलना है। तो उनका कैसा भी पुराने से पुराना ज्वर है, बुखार है, फीवर है, वो सब ठीक हो जाएगा। शैलेश जी कहते हैं ना, जैसा खाए अन्न वैसा होए तन। तो न्यूट्रिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे स्पोर्ट्स पर्सन हो चाहे हम लोग हों। आप क्या कहते हैं इस बारे में? खास तौर पे हम लोगों की जो ज़िंदगी है, जो जर्नलिस्ट हैं, उनकी तो लाइफस्टाइल बिल्कुल जितनी ख़राब है। और इन सबको सुन के हमको याद आता होगा कि हमारे घर में भी जो दादी नानी थी, वो इसी तरह के चीज़ें बताती थी कि आप किचन की ये चीज़ें इस्तेमाल कीजिए, जल्दी सोइए, खाना समय से खाइए। तो बेसिक्स हैं जिनको ठीक करना ज़रूरी है, और वो बेसिक्स की जानकारी है। कई बार हमारे बेसिक्स ही ख़राब होते हैं, जिनकी वजह से ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। बिल्कुल। तो न्यूट्रिशन बहुत अहम जो है पार्ट रखता है हमारी लाइफ में, और हमें इस पे बहुत ध्यान भी देना चाहिए। चलिए शैलेश जी, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट है हमारे प्रोग्राम में कि हम बताते हैं कि आज के दिन हिस्ट्री में स्पोर्ट्स की दुनिया में क्या कुछ हुआ था खास। चलिए जानते हैं। 1994 में भारत के गेंदबाज कपिल देव ने श्रीलंका के खिलाफ बेंगलुरु टेस्ट में डॉन का विकेट लेकर न्यूजीलैंड के सर रिचर्ड हेडली का 431 विकेट का रिकॉर्ड तोड़ा। बहुत ही दिलचस्प जानकारी है ये, 1994 में ऐसा हुआ था। सर ये बहुत ही अच्छी जानकारी हमने दी दर्शकों को, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। और आज क्या होने वाला है इसके बारे में भी हम बताएंगे। हम पूरा अपडेट रखते हैं अपने प्रोग्राम के थ्रू दर्शकों को। तो आज जानते हैं आज क्या खास होने वाला है। आज खेल में क्या खास होने वाला है? जी हाँ, खास होने वाला है हॉकी इंडिया लीग का 5वां प्रसारण आज होने वाला है। लॉ लीगा फुटबॉल टूर्नामेंट होने वाला है। और दीपा मलिक कहती हैं कि पैरा स्पोर्ट्स अब नए युग में प्रवेश करने वाला है। थैंक यू सो मच शैलेश जी, आपने इतनी अच्छी बातें हमारे साथ की, हमें स्पोर्ट्स में इतनी गहराई से लेके गए आप। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि आप भी इस जो हमारा डिस्कशन है इसका हिस्सा बन सकते थे और कमेंट दे सकते थे, तो अभी भी मौका है। आप सोशल मीडिया पे जा सकते हैं
आप हमारे फेसबुक हैंडल पे जा सकते हैं जो है दूरदर्शन स्पोर्ट्स, और आप ट्वीट कर सकते हैं @DD स्पोर्ट्स चैनल, और आप यूट्यूब पे कमेंट्स छोड़ सकते हैं, लाइक कर सकते हैं @दूरदर्शन स्पोर्ट्स, और इंस्टाग्राम चैनल भी है, आप उस पर भी जा सकते हैं @DD.sports। तो दोस्तों ये था आज का प्रोग्राम जहाँ पे हमने बहुत सारी जानकारी ली, इतना एक्साइटमेंट, पूरा स्पोर्ट्स से पैकअप फुल। दोस्तों अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए DD स्पोर्ट्स। तब तक के लिए धन्यवाद।